आज हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। बातचीत करने का मतलब है कि हम लोग बहुत ट्राई करते हैं अंग्रेजी बोलने का, है ना। हम लोग तरह तरह का वीडियो जो है यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे अंग्रेजी बोलिए, 10 मिनट में अंग्रेजी बोलिए, बोलना सीखिए। एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारा कोचिंग संस्थान है जिसमें स्पोकन इंग्लिश के लिए क्लास दिया जाता है। 6 महीने में अंग्रेजी सीखिए, मात्र 60 दिनों में अंग्रेजी सीखिए और अच्छी अच्छी फीस ली जाती है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट, किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देने की ये बात है कि जैसे हम लोग को हिंदी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा हम लोग को हिंदी सीखने के लिए। हम लोगों ने अपने घर में हिंदी सीखा, अपने माता पिता को जो बोल रहे थे उनकी आवाज़ को कॉपी किया और कॉपी करते करते हम लोगों ने सीखा। तो कोई किसी को भी नेटिव इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी भाषा सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा ही माहौल हमें जन्म से मिलता अंग्रेजी बोलने वाला, तो हम लोग बेशक अंग्रेजी बोलते, बेधड़क अंग्रेजी बोलते। जैसे लंदन में, जैसे अमेरिका में लोग, बच्चा पैदा होता है 5 साल 7 साल का होता है, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। तो हम लोग का परिवेश वैसा नहीं है, हम लोग का वातावरण वैसा नहीं है, तो इसको हम लोग बहुत टफ लैंग्वेज मान लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि जो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो वैसे लोग की कमी क्या होती है कि वो लोग को प्रैक्टिस नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता है वैसा, इसलिए हम नहीं बोल पाते हैं। यानी कि कितने, हम पूरे भारत में हम मिला देंगे तो मुश्किल से 10% ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश जो है फ्लुएंटली बोलते होंगे। गिने चुने इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, गिने चुने इंग्लिश न्यूज़पेपर है, गिने चुने इंग्लिश मैगजीन्स का बुक आता है। तो मोस्ट ऑफ जो इंडिया का जो लोग है वो हिंदी भाषा, रीजनल भाषा, उस भाषा में जो है बात करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस बदलती दुनिया में आज इंग्लिश को बिना टच किए, बिना उसको सीखे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ में इंग्लिश का दबदबा है, हर चीज़ में इंग्लिश सीखने की ओर बच्चे, माता पिता, स्कूल सब प्रेशर देते हैं। लेकिन कोई स्कूल ऐसा कह दे, हमको तो बिहार में हाजीपुर जहाँ मैं रहता हूँ वैसा कोई सा स्कूल नहीं है, हाई फाई से लेकर के लोकल स्कूल सबको मिला दिया जाए तो उसमें 100% ना विद्यार्थी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं, ना शिक्षक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं। मैं अपने लिए भी नहीं कहता कि मैं पूरी इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इंग्लिश मुझे आती तो है बहुत कुछ, ताकि मैं बोलने का प्रैक्टिस कर सकूँ और वैसा इन्वायरमेंट में बना करके मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अंग्रेजी आपके तर्कस में 2 कमान होना चाहिए, है ना। हिंदी का भी होना चाहिए, तर्कस में कमान नहीं, सॉरी तीर, तर्कस में 2 तीर होना चाहिए। जब जरूरत पड़े हिंदी, सॉरी तीर, तर्कस में 2 तीर होना चाहिए। जब जरूरत पड़े हिंदी का तो आप हिंदी निकाल के चला दीजिए, जब जरूरत पड़े इंग्लिश का तो आप इंग्लिश निकाल के चला दीजिए। यानी कि कहा भी जाता है, ठीक है, कि हमें हमें हिंदी का सम्मान करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। और इंग्लिश को सीखने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि हम लोग को इंग्लिश भी ज़रूरी है और हिंदी भी ज़रूरी है। हिंदी का अपमान नहीं करेंगे और इंग्लिश को सीखे बिना रहेंगे भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग कम्पीट करना है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, है ना, पूरी दुनिया से कम्पीट करना है। तो वी मस्ट टू लर्न इंग्लिश, है ना। बहुत ज़रूरी हो गया हम लोग के लिए इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बड़ा तिकड़मबाजी नहीं करना है ना। 4 बातों का ध्यान रखना है जो हम बचपन से जैसे ही पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हम लोग को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि हम लोग को कंपनी बनाना है इंग्लिश बोलने वालों के साथ। चाहे हम लोग को इंग्लिश किताबें जो है छोटे बच्चों की वो पढ़ना शुरू करना है। तो इंग्लिश का जो है वातावरण बना करके हम लोग इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस तरह का माहौल बना करके अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ और मैं दोनों मिल करके एक कम्युनिटी बनाएंगे और सप्ताह में 2 दिन, 1 दिन इंग्लिश डे रखेंगे। उस दिन इंग्लिश में टीचिंग भी होगा, इंग्लिश में पढ़ाई भी होगा, पूरा A to Z इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। उस दिन नो हिंदी, यानी हिंदी बोला ही नहीं जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखने सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। और सबसे पहले इंग्लिश का जो मेन सीखने का तरीका है वो 4 चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फिर बोर्ड पे कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा जो 4 तरीका है जिससे हम बड़े आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश का सीखने का सबसे पहला तरीका है, हम लोग इंग्लिश में क्या
लिसनिंग में क्या करेंगे, तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ने का बात बोल रहे हैं। इंग्लिश जो भी आपका स्पीच इंग्लिश में कोई दिया हो तो वो सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़ चैनल है तो उसको देखकर समझने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई जो है बड़ा बड़ा नेता का यूट्यूब चैनल पर भाषण आता है इंग्लिश में तो वो सुनेंगे। कई जो पिक्चर है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया जाता है, हिंदी में बोलता है, उसके नीचे इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, उसको देख करके इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। यानी किसी भी तरह से हम लोग इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करेंगे किसी भी माध्यम से। पहला काम लिसनिंग का काम करेंगे। आपको लिसनिंग बिल्कुल करना है, भले समझ में आए चाहे पहले नहीं समझ में आए, ठीक है। तो 4 ही तरीका होता है, पहला लिसनिंग, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग में क्या हो जाएगा, हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश का जो भी कंटेंट है, इंग्लिश बुक है, न्यूज़पेपर है, यानी कि मैगजीन है, एडिटोरियल है, बहुत सारा चीज़, जो भी चीज़ इंग्लिश में आपको मिल जाता है वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप लिसनिंग और रीडिंग, है ना। तीसरा है कि आप लोग को राइटिंग करना है, ठीक है, WRITING, राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग करना है, राइटिंग का मतलब है लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखने के लिए इंग्लिश में जो है बहुत सारा चीज़ आता है आपको। कंपोजिशन में स्कूल में पढ़ाया जाता है, पैराग्राफ लिखिए, एसे लिखिए, नोटिस लिखिए, उसके बाद आपको पिक्चर दे दिया जाता है, उसके ऊपर लिखना रहता है, ठीक है। बहुत तरह का जो है राइटिंग, आपका डायरी राइटिंग हो जाता है, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ठीक है। इस तरह का जो राइटिंग कैपेबिलिटी अपना इम्प्रूव कीजिए। आपको मन करे तो कोई हिंदी में कुछ पढ़ लीजिए, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, राइटिंग 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 राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग करना है। तो आप लोग एक डायरी लिखने का जो आदत है इंग्लिश में वो डाल लीजिए। तो इस तरह से हम लोग राइटिंग से भी इंग्लिश, 3 चीज़ हो गया, एक हो गया लिसनिंग, एक हो गया रीडिंग, एक हो गया राइटिंग, और चौथा चीज़ हो गया आपको प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग को जब इतना कर लेते हैं तो प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये ही 4 मेथड है, ठीक है, जिसको लगातार कंटिन्यूसली आप लोग कम से कम, अगर 6 महीना हम मान लेते हैं कंटिन्यूसली, अगर 6 मंथ, ठीक है, 2 आवर्स डेली अगर करते हैं, ठीक है, वी कैन बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। I will guarantee you if we practice 6 months 2 hour daily with these 4 method of learning English, we can speak more fluently than before। इसके अलावा भी आप लोग को क्या है, अब इसी चीज़ के अंदर में हम लोग को लर्निंग में क्या आ जाएगा, जैसे किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, है ना, किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग को पहले ग्रामर रूल्स नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रामर रूल्स, आप ये याद रखिएगा कि आप ग्रामर रूल्स सारे जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी बोल लीजिएगा, ठीक है। ग्रामर रूल्स जो होता है वो शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, बाय द वे। लेकिन इफ यू नो ऑल द ग्रामर रूल्स एंड यू हैव लर्न ऑल द ग्रामर रूल्स, यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, यू कैन ओनली स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इसलिए ग्रामर रूल को सीखना है और जानना है, उससे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेम करने में मदद मिलता है, ठीक है। अगला है ग्रामर रूल्स हो गया। तो ग्रामर में हर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे सो है, पहले ग्रामर पढ़ेंगे, ये तो करना ही है, ये चारों चीज़ तो आपको मस्ट है, ये चारों चीज़ आप लोगों को करना है, ठीक है ना। उसके बाद भी और क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर रूल्स जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, हर चीज़ आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर रूल्स हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे वर्ड पावर, ठीक है, वर्ड पावर, ठीक है, वर्ड पावर पढ़ेंगे। तो वर्ड पावर पढ़ने के लिए बहुत सारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा सिमिलर वर्ड्स। तो कहने का मतलब कि वर्ड का जितना ज़्यादा नॉलेज हो, उतना ज़्यादा दिमाग में आपके इंग्लिश आएगा, और जब दिमाग में इंग्लिश आने लगेगा, उसका उपज ही इंग्लिश होने लगेगा, तो जरूर है कि मुंह से इंग्लिश जो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे दिमाग में हमेशा हिंदी का उपज होता है। हम भारतीय हैं और हमारे जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी है, तो कुछ भी चीज़ हम लोग बोलते हैं पहले हिंदी में उसको सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन सोचिए कि जब हम इंग्लिश में ही मेरे दिमाग में सारा बात आने लगेगा, तो फिर मुंह से इंग्लिश निकलने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है। वर्ड पावर होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग को ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है ना,
लेसन। ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, ये दोनों, यानी कि दोनों करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। बहुत सारे गार्जियन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो जैसे उनका बच्चा रहता है स्कूल में पढ़ रहा होता है, वो होमवर्क लेके आता है, मम्मी हमको होमवर्क बता दो। इंग्लिश लिटरेचर 3-4 का जो हाई स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल होता है उसका बहुत टफ होता है, तो कितनी पढ़ी लिखी होती है आप लोग जानते होंगे, वो बच्चों को नहीं बता पाते, होमवर्क नहीं करा पाते, लिटरेचर नहीं पढ़ा पाते, इंग्लिश लिटरेचर। तो नहीं पढ़ाने का कारण यही है कि वो अपने समय में उतना नॉलेजेबल, उतना इंग्लिश सीखने की सुविधाएं नहीं थी और वो नहीं सीख पाए। तो मैं हाउस वाइफ से भी, जो भी घर में जो काम करती हैं वो औरतें, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब क्लास ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आप अपना इतना इंग्लिश सीख लीजिए कि अपने बच्चों को कम से कम गाइडलाइन कर सकें, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया ग्रामर रूल, हो गया वर्ड पावर, हो गया ट्रांसलेशन, हो गया, और क्या, और जो है हमको लगता है कि और बातें जो है इसमें ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। और जो जो हम लोग सीखेंगे, ठीक, उसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन सीखेंगे। कंपोजिशन में बहुत सारा चीज़ आ गया, ठीक है। कंपोजिशन में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ठीक है ना, मेनी मोर थिंग, बहुत सारा कंपोजिशन में हर चीज़ आ गया। ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रीसेस राइटिंग, सारा चीज़ आ गया। तो हम लोग कंपोजिशन में सीखेंगे। तो इतना चीज़ कर लेने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश में जो है कोई स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में कोई कविता लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सारी कविता इंग्लिश में होती है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते हम लोग अंग्रेजी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो ये 4 जो है तरीका है इंग्लिश सीखने का। और पढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर रूल, वर्ड पावर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ठीक है। तो ये सब चारों चीज़ करके हम लोग अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये लिसनिंग का, रीडिंग का काम आपका है, राइटिंग का काम मेरा है, प्रैक्टिस करवाने का काम मेरा है, ठीक है ना। तो ये जो 3 और 4 काम है, उसी 3-4 काम में ये 4 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ग्रामर, क्या होता है ग्रामर। तो ग्रामर भाई क्या होता है, ग्रामर इज अ ब्रांच, उसे कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ सके, वही ग्रामर का काम होता है। जिससे इंग्लिश में वही होता है, ग्रामर से हमें, ग्रामर कैन टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, इट इज कॉल्ड ग्रामर, सिंपल सा बात है। उससे पहले आते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। और हिंदी और अंग्रेजी वो क्या है, ओनली भाषा है, मीडियम ऑफ transferring of ideas to one person to another person. What is it? It is only language, the way of speaking by which we can transmit our views and viewpoints to the other person, to the world, to the media. It is only a language, एक भाषा है। What is language? Language, भाषा एक ऐसी टूल है जो क्या करती है, अपनी भावनाओं, विचारों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है। इट मे बी अदर लैंग्वेज, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई उड़ीसा बोलता है। तो इस तरह का कई लैंग्वेज है, वो माध्यम है। तो इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, ठीक है, बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यू टू द अनदर पर्सन, देयर इज नथिंग अदर। सो इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश इन सिंपल वे। यहाँ पढ़ना है, ग्रामर रूल्स पढ़ना है। तो ग्रामर आपको पता चल गया क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ग्रामर आप जाइएगा क्लास करने के लिए कोचिंग संस्थानों में, तो ग्रामर को पढ़ाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है। हाँ, एक और बात है भाई, कंपटीशन का जो ग्रामर होता है कंपटीशन लेवल का, उसमें बहुत सारा रूल और रेगुलेशन याद करना है। तो ये हम लोग को इतना ग्रामर डीपली नहीं पढ़ना है कि हमको बैंक एसएससी रेलवे उसका करना है। तो बैंक एसएससी रेलवे का भी तैयारी करने के लिए अलग जो रूल्स है उसका क्लास अलग चलेगा। हम लोग यहाँ पर स्पोकन सीखना है, हम लोग को जनरल जो इंग्लिश होती है वो कैसे आ जाए, कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखी हो तो कैसे पढ़ ले, कैसे उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर ले, ये हमको सीखना है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है ग्रामर। तो ग्रामर का रीढ़ का हड्डी जो होता है वो क्या होता है, पहला तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पूरा जान लीजिए, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लीजिए पूरा, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पूरे इंग्लिश ग्रामर को 8 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। 8 भाग का नाम आप लोग को पता होगा, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। उसके बाद इन सब का जितना पार्ट है,
हर ग्रामर बुक में अलग अलग, किसी में नाउन का जो है 5 पार्ट है, किसी बुक में जो है 2 करके फिर उसको 5 में डिवाइड किया है, किसी में एडजेक्टिव 8 गो है, किसी में 10 गो दिया हुआ है, किसी में प्रोनाउन 8 गो है, किसी में 10-11 गो भी दिया हुआ है। तो अपने अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, डिवीजन कर सकते हैं, राइटर लोगों ने डिवीजन किया है। तो आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी न किसी बुक से पढ़ लेना है, यानी कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक आप लोग को किसी इंग्लिश के ग्रामर के किताब में पढ़ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सहित सीख जाना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाने के बाद फिर आर्टिकल आता है, आर्टिकल भी सीख जाइए, फिर डिटरमाइनर्स आता है, वो भी सीख जाइए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को सीख लेनी है ग्रामर बुक से। उसका क्लास भी चलाऊंगा, मैं क्लास कराऊंगा, जो बेसिक लेवल के हैं उसको भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा है कि आपको टाइम एंड टेंस, ठीक है ना, टेंस जिसको बोलते हैं, वो टेंस जो है उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा क्या है, वॉइस बहुत जल्द आता है ना, वॉइस होना चाहिए। चौथा है नरेशन, ठीक है ना, उसके बाद नरेशन आना चाहिए। ठीक है, पांचवा जो है वो क्या होना चाहिए, क्लॉज आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लॉज क्या होता है। छठा है सेंटेंस, ठीक है, यूजेस ऑफ सेंटेंस, फंक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए सेंटेंस के बारे में। इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंस भी होता है, वो भी पता होना चाहिए। सेंटेंस हो गया, अनंत है भाई। इसके बाद आपको बहुत सारा टॉपिक होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो आप खत्म करेंगे, फिर वो ये आप खत्म करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम यहाँ से टेंस से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो टेंस पढ़ाना शुरू करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेंस में। तो इस तरह से ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टेंस पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है भाई, टेंस को काल कहा जाता है ना, काल, ठीक है। तो टेंस से पढ़ने के लिए अब एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये सेंटेंस अगर लिखा हुआ है, सीता एक पत्र लिखती है, एक लिखा हुआ है, तो इसमें पहले जानिए कि सीता क्या है। तो सीता एक नाउन है, राइट्स क्या है, एक वर्ब है, लिखना। ये क्या है, यहाँ आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेटर क्या है, लेटर एक वस्तु का नाम है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो एक सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी कि करने वाला। ये सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, ठीक है ना। और कर्ता में भी कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, या इतना तक प्रॉपर नाउन है ये, ठीक है ना। कर्ता में प्रॉपर नाउन भी कैसा है, तो सिंगुलर है, ठीक है। तो इतना क्लासिफिकेशन, इतना डीपली पढ़ना है। अब राइट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, राइट्स के बाद ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वर्ब है। वर्ब कौन सा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये कौन सा है, वर्ब है ये, ठीक है ना। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि एस लगा हुआ है। हमेशा हर वर्ब जो होता है प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जब एस लगा हुआ है इसका मतलब है कि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। उसके बाद कौन सा वर्ब है भाई, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, TRANSITIV, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद ये आर्टिकल है, ये लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, अगर मान लेते हैं सेंटेंस में हम इसको गायब कर देते हैं, ठीक है, सीता अ लेटर, ठीक है, यहाँ से राइट मिटा देते हैं। अब सेंटेंस को पढ़िए कितना बढ़िया लग रहा है, सीता अ लेटर, है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार कंप्यूटर का जान CPU होता है, मनुष्य का जान हृदय होता है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस का, एक वाक्य का जान उसका वर्ब होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को टेंस पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वर्ब जो है उसको हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ब क्या होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग को वर्ब पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन चीज है, ठीक है। तो वर्ब देखिए, वर्ब का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब क्या होता है,
अ वर्ड विच शो सम एक्शन, है ना, यानी कि क्या बताता हो, एक्शन बताता हो। एक्शन मतलब क्या होता है, काम करने की स्थिति को बताता हो। पोजीशन भी बताता है, यानी कि अधिकार भी बताता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो हैव क्या हुआ, पोजीशन बताया, ठीक है ना। तो वर्ब जो है वो एक्शन भी बताता है, पोजीशन भी बताता है। तो वर्ब का डेफिनेशन अलग अलग बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन पर आएंगे तो हम लोग बहुत सारा डेफिनेशन याद करने से कोई फायदा नहीं है। सिंपली वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है काम होता है, क्रिया होता है ना, कुछ करना होता है, और वो किसी भी रूप में रहे, ठीक है, उसका डेफिनेशन कुछ भी रहे, तो वही बात है। इज है तो जैसे शी इज हैप्पी, तो इज मतलब क्या, स्टेट भी बताता है। तो वर्ब 3 चीज बता दिया, क्या क्या बता दिया भाई, वर्ब पहली बात स्टेट बता दिया, ठीक है ना। स्टेट कैसे बता दिया, जैसे कि आई एम पुअर, आई एम पुअर, आई एम इल, ठीक है, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। तो ये आर एम एम ये सब क्या बताया, पोजीशन बताया, स्टेट बताया, सॉरी क्या बताया, अवस्था बताया। दूसरा क्या बताएगा, स्टेट बताएगा, स्टेट तो लिख दिए, पोजीशन बताएगा, पोजीशन। पोजीशन कैसे बताया, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, जैसे आई हैव हेड एक, हेड एक, मेरे पास मेरा सिर दर्द है, तो ये सब क्या बता रहा, अवस्था बता रहा। और जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूँ, बी प्ले, मैं खेलता हूँ, ये सब क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। ये सब क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। तो वर्ब का ये सब काम होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन में उसमें जाएंगे, बहुत सारा वर्ब होता है। चलिए, तो वर्ब के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि काम होता है, क्रिया होता है, और कुछ भी करने का बोध होता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ब क्लासिफिकेशन करने से पहले आप लोग को वर्ब का रूप पता होना चाहिए, भाई कितने रूप का होता है ना, तब ना उसको क्लासिफाई करेंगे। हो सकता है क्लासिफिकेशन कर दे, रूप अलग अलग हो, तो सबसे पहले वर्ब का रूप पढ़ते हैं। तो वर्ब का रूप, ठीक है, वर्ब का फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कितना प्रकार का होता है भाई, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है, इसको हम लोग बड़ा आम भाषा में V1, ठीक है, क्या बोलते हैं V2, फिर क्या बोलते हैं V3, फिर क्या बोलते हैं V4, फिर क्या बोलते हैं V5, ठीक है, अलग अलग इस तरह से बड़ा सिंपल तरीके से V5 तक होता है। अब सबको क्या कहते हैं, जैसे V1 में हम लोग क्या लिखते हैं, प्ले, सिंग, ड्रिंक, ईट, रीड, कट, इतना एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। प्ले मतलब खेलना, सिंग मतलब गाना, ड्रिंक DRINK ड्रिंक, ईट मतलब खाना, रीड मतलब पढ़ना, कट मतलब काटना, इतना चीज ले लिए, ठीक है। ये सब वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है ये सब वर्ब, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस में है ये सब वर्ब, ठीक है। ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है ना, बात समझ में। तो प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा रूप है, तो भाई प्लुरल रूप है, प्लुरल फॉर्म है, ठीक है, प्लुरल है। ये क्या है, प्लुरल है, PLURAL, प्लुरल है। उसके बाद V2 में आते हैं, तो V2 क्या हो जाता है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, तो ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, ठीक है। प्लेड हो गया, सिंग का हो जाएगा सैंग, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक, ठीक है, ईट का हो जाएगा एट, रीड का रीड ही रहेगा, और रेड पढ़ते हैं वैसे, ठीक है, कट का कट ही रहेगा, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, पास्ट फॉर्म। अब ये हो जाएगा पर क्या हो जाएगा ये, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म हो गया। सैंग, प्लेड है तो क्या हो जाएगा, ये भी वैसे ही रहेगा, प्लेड हो जाएगा। सिंग सैंग तो संग हो जाएगा, ठीक है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक हो जाएगा, ठीक है। एट है तो ईटन हो जाएगा, ठीक है। रीड है तो रीड ही रहेगा, कट है तो कट ही रहेगा, ठीक है। अलग अलग देख लीजिए, इसमें से देखिए अब सबसे पहली बात कि ये जो सिंग है और प्ले है, दोनों में प्लेड और प्लेड लगा हुआ है, तो इस ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, वीक वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक वर्ब बोलते हैं, जिसका दोनों सेम रहता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और जिसका जिसका तीनों अलग होता है, ये और ये, और ये और ये तीनों अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब,
स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। बाकी जो है इसका सेम है, इसका सेम है, इसको स्पेशल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल वर्ब, स्पेशल वर्ब, ठीक है। इस तरह से आ गया आप लोग, इस तरह से कल क्लास में फॉर्म वर्ब का फॉर्म है। अब आगे आते हैं वी फॉर्म में, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा? बस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग, सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है ना। प्ले का प्लेइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, ईट का ईटिंग, रीड का रीडिंग, कट का कटिंग, ठीक है। अब V5 जो होता है वही प्रेजेंट फॉर्म होता है। पार्टिसिपल ये भी क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म होता है, लेकिन सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर प्ले लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेस, एस लग जाएगा। वहाँ पर सिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा सिंग्स, एस या इस ला के वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। ड्रिंक लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा ड्रिंक्स, ठीक है। ईट लिखा हुआ है तो वहाँ पर हो जाएगा ईट्स। वहाँ पर रीड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा रीड्स, लग जाएगा एस। उसके बाद यहाँ पर कट लिखा हुआ है तो हो जाएगा कट्स, ठीक है। यहाँ पर कटिंग में डबल टी आ गया, इसका भी रूल होता है, ठीक है। कटिंग क्यों हो गया, ये सब क्या हो गया? आईएनजी लग गया, सब में आईएनजी लगा हुआ। V4 में आईएनजी, तो याद रखिएगा V1 सिंग, V2 सैंग, V3 संग, V4 सिंगिंग और V5 सिंग्स, ठीक है। तो वर्ब के 5 रूप होते हैं। पहला प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपल, और ये होता है प्रेजेंट सिंगुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। अब कभी अगर मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं ऐसे सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको एक स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। यहाँ लिख देते नहीं दिखाई दे रहा है तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग को इस आधार पे एक सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? V5, तो V5 हमेशा क्या होगा? ये होगा प्रेजेंट टेंस में, और क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट जब वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। तो सीता सिंग्स, है ना, सीता सिंग्स। अब ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग, इस तरह से बन गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दूसरा है सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया V4 दे दिया, V4 में मान लेते हैं V2 दे दिया प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा? तो V2 यानी कौन सा? ये वाला पास्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? प्लेड, तो क्या हो जाएगा? राम प्लेड हॉकी, राम ने हॉकी खेला। इस तरह से V2 आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से V1 V2 V3 V4 V5 ये वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वर्ब जो है वो कितना प्रकार का होता है। ये वर्ब का फॉर्म था, उससे वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर नोट्स बनाना है तो पहले वर्ब का फॉर्म्स पढ़ लिए हम लोग। वर्ब कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। V1 V2 V3 V4 V5। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है पार्टिसिपल, है ना। पार्टिसिपल के बाद होता है प्रेजेंट सिंगुलर, पहला वाला जो होता है प्रेजेंट प्लूरल होता है। इस तरह से वर्ब का 5 गो फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको डिवाइड पहले करते हैं। तो क्रिया जो है 2 भाग में सबसे पहले पढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में यूज किया हुआ वैसा वर्ब, सेंटेंस में यूज किया वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चले, यानी कि द वर्ब विच इज गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि द वर्ब इज नॉट गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब,
Like if we write example of that each, then we can say that what is finite verb. जैसे कि I एग्जाम्पल ले दूसरा, सी ईट एन आइसक्रीम, ठीक है, ये हम ले लिए। तो सी ईट, सो ईट्स ये भी गलत है, सी ईट्स एन आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम खाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ईट्स लग गया, क्यों? सब्जेक्ट के अनुसार ईट्स लग गया। अगर यहाँ पर क्या लिखते, दे लिखते, तो यहाँ पर क्या लग जाता, ईट लग जाता, दे ईट एन आइसक्रीम, ठीक है, दे ईट एन आइसक्रीम। तो दे लग गया, प्लूरल हो गया, तो क्या गवर्न करा ना इससे। तो जिसमें सब्जेक्ट गवर्न करता है, अगर टेंस भी चेंज कर देंगे, अगर मान लेते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, अगर टेंस के द्वारा भी इसमें चेंजेस आ सकता है। जैसे इसको प्रेजेंट टेंस ये दोनों हो गया, अगर इसको टेंस चेंज करेंगे, पास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एट एन आइसक्रीम, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस, टेंस इत्यादि की वजह से सब्जेक्ट वर्ब का जो फॉर्म बदल जाता हो, तो वैसे वर्ब को क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब आर गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट, गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक है, गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस। अब नॉन फाइनाइट क्या होता है भाई? नॉन फाइनाइट जैसे देखिए क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल जैसे जो क्या बोलते हैं, आई सी ए रनिंग ट्रेन, ठीक है, मैंने एक दौड़ता हुआ ट्रेन देखा, चाहे आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, चाहे आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, ठीक है, रनिंग की जगह लिख दीजिए बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पार्टिसिपल है, इसको बोलते हैं जेरन, ठीक है। तो ये जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज होगा, देखिएगा, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सॉ ए बर्निंग ट्रेन। ये जो बर्निंग है वो चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम रह गया। कौन चेंज हो गया? ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो दोनों है वो क्या है, ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और इससे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, टेंस से कोई लेना देना नहीं है। नो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो आप लोग क्या समझे, ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि द वर्ब विच इज गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच कैन नॉट गवर्न बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। वैसा क्रिया जो सब्जेक्ट तथा काल के अनुसार वो चेंज हो जाए, बदल जाए, वैसी क्रिया जो न बदले, दोनों को क्या कहते हैं? जो बदल जाता है उसको फाइनाइट वर्ब, जो नहीं बदलता है अपना रूप उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। इसमें भी अब अलग अलग प्रकार का सब डिविजन्स है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी। मान लेते हैं फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब में दो तरह का आता है, ठीक है ना, दो तरह का आता है। एक होता है मेन वर्ब, ठीक है, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। AUXIL ऑक्सिलरी, OXILARY ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलिए। मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब मेन वर्ब जो होता है वो क्या, जो सिंपली हम लोग V1 V5 जो पढ़ रहे थे वही मेन वर्ब है। जैसे प्ले, जैसे सिंग्स, ठीक है, ये सब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब भी दो टाइप का होता है, मेन वर्ब भी दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है।
अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यानी कि द वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस कि दे चाहे मिस्टर शर्मा परचेज, मिस्टर शर्मा ने खरीदा, क्या खरीदा? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा परचेज्ड अ कार, तो ये लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीट होने के लिए यानी कि सब ये जो वर्ब है अपना मतलब पूरा करने के लिए इसको क्या करना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो इसके मतलब को पूरा करे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच required an object and a complement to complete their meaning is called transitive verb। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अपना मतलब पूरा करता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। इनट्रांजिटिव है तो इनट्रांजिटिव कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव। अब है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी में क्या हो जाएगा? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब मॉडल्स कहलाता है, ये मॉडल्स। ठीक है ना, मॉडल्स हो गया, यानी ऑक्सिलरी में दो हो गया, एक प्राइमरी एक मॉडल्स। मॉडल्स में क्या होगा? जैसे कैन, वुड, शुड, वुड, may, माइट। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो जितना मॉडल्स होता है, मॉडल्स का अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे मॉडल्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वर्ब का। ये हो गया, तो ये पहले हो गया वर्ब, फिर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फिर हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, अब आते हैं नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट में जो होता है वो तीन वो होता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट में क्या था? तीन। पहला होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है जैसे आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू स्विम। ठीक है, टू के बाद V1 क्या लगता है इसमें? 2 + V1 इन्फिनिटिव कहलाता है वो। जैसे आई लव टू प्ले, आई लाइक टू रन। ठीक है, इस तरह से टू रन, टू प्ले, इन्फिनिटिव हो गया। और टू के बाद हमेशा V1 आएगा। ठीक, दूसरा होता है जेरंड, GERUND, जेरंड। जेरंड में वर्ब रहता है और प्लस उसमें ING लगा हुआ रहता है। उसका यूज़ हम लोग नाउन की तरह भी करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। ठीक है, उसको जेरंड कहा जाता है। तीसरा है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे ADRUKEN, ड्रंकेन मैन स्मैश्ड द विंडो। ठीक है, ए ड्रंकेन मैन स्मैश्ड द विंडो। तो क्या हो जाएगा? ड्रंकेन, ड्रंकेन मैन यानी कैसा आदमी है? पिया हुआ आदमी है। ये पिया हुआ आदमी ने क्या कर दिया? खिड़की तोड़ दिया। तो ड्रंकेन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो जाता है? ये यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव में यूज होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे इट इज रेनिंग, तो रेनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग सीन, क्या होता है, हैविंग सीन ए टाइगर, ही रैन अवे। हैविंग सीन, हैव और हैव सीन या हैव सीन, हैविंग सीन, हैव बीन, हैव सीन, ठीक है। इस तरह से जो लगा हुआ रहता है वो किसको बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वर्ब का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, वर्ब एक नंबर में वर्ब को है, वर्ब को दो भाग में बांटा गया, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद वर्ब का एक मेन वर्ब हो गया, एक हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया, प्राइमरी और मॉडल्स, ठीक है। मेन वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न किया जा सके। ट्रांजिटिव क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट इसके बाद आना बहुत जरूरी है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का वर्ड का वर्ब का कोई मतलब नहीं रहता है। इनट्रांजिटिव विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट सीधा सिंपल बोल देगा, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्ड नो ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब नो रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी में टू टाइप्स है। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज we simply we used to help the main verb is, am, are, was, were, has, have, and that second is modals. What is modals? Modals are the special auxiliary verb which are used in different senses, like permission, like probability, like necessity, like duty. These are the uses of the modals. We will discuss it in the next video and another video about modals. It will take time to make a separate video of modals, so we will study modals in another video. First of all, then we divided non-finite. Verb is divided into non-finite. What is non-finite? Infinitive. Infinitive has two parts, bare infinitive or infinitive with two. So we can say that the verb which is preceded by two is known as infinitive. I love to play. What is non-infinitive? It is not governed by subject or tense. It's called non-finite verb. The verb which is not governed by the subject or tense is known as non-finite verb. इस verb को कोई असर नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट में कौन है और टेंस कौन सा है, ये अपना रूप नहीं बदलेगा, उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो ये इन्फिनेटिव हो गया, और तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी क्या तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक वीडियो में जो है नॉन फाइनाइट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में पूरा फाइनाइट वर्ब जो है वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब को पूरा यहाँ से हम लोग बांटेंगे, तो ये इतना पूरा फाइनाइट वर्ब हो गया, उधर नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो अलग अलग वीडियो में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पहले पढ़ाया जाएगा। उससे पहले आपका काम क्या है, वर्ब का जो फॉर्म है, यानी किसी भी ट्रांसलेशन के बुक में, किसी भी ग्रामर के बुक में आप देखिएगा तो 100, 200, 300 बहुत सारा वर्ब दिया हो रहता है, ठीक है। तो उस वर्ब को आप लोग को याद करना है। तो हर तरह का वर्ब रहता है उसमें, मतलब कि किसी न किसी ग्रामर के, किसी न किसी ट्रांसलेशन के बुक में आप लोग को मिल जाएगा। तो वर्ब, जितना ज़्यादा वर्ब आप याद कीजिएगा उतना आपके लिए सहूलियत होगा, आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वर्ड पावर बढ़ाने के लिए आप लोगों को होमवर्क में क्या है, होमवर्क में है आप लोग को पूरा वर्ड पावर, वो वर्ब याद करना है, वर्ब फॉर्म से याद करना है, ठीक है। किसी भी ट्रांसलेशन और ग्रामर के बुक से जो है आप वर्ब फॉर्म्स याद कीजिए, ठीक है। बार बार पढ़िए उसको, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है 500, 600 बहुत अनगिनत वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब को याद करने का तरीका है, और आप लोग 2 मिनट 3 मिनट पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा आपको याद होगा। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, वर्ब का ये जो टॉपिक है ख़त्म हुआ। और शुरू में हमने बताया था इंग्लिश कैसे सीखे। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग को 4 मेथड बताया गया, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, है ना, प्रैक्टिस। तो बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं बोल सकते हैं, बिना रीडिंग राइटिंग के हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको रीडिंग और खुद से करना है और लिसनिंग खुद से करना है।
बाकी जो है वो पोर्शन में करा रहा हूँ। ग्रामर जो है पूरा एक एक चीज़ में समझाऊंगा। ग्रामर का अभी बेसिक चल रहा है, अभी जो मूलभूत जो ज़रूरत है ग्रामर सेक्शन में, जो बेसिक से चलते हुए जो रीढ़ की हड्डी है पहले ग्रामर की, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे, और कंपटीशन लेवल में आप जाइएगा तो आप लोग को बुझाएगा भाई क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, कहाँ गलती है, क्लोज टेस्ट कैसे बनाना है, कॉमन एरर कैसे बनाना है। तो ये सब जो है वॉइस उसमें रहता है, वॉइस नरेशन रहता है, तो ये सब जो है हाई लेवल का भी पढ़ेंगे, एडवांस लेवल का भी पढ़ेंगे। ये आपको लो लेवल का इंग्लिश है, ठीक है ना। ये मतलब 10 तक ये चल जाएगा काम इसका। 10 तक ये इंग्लिश में काम चल जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर जो है वो जो होता है आप लोग को यूजेस ऑफ ग्रामर पढ़ना रहता है, न कि ग्रामर पढ़ना रहता है। यानी ग्रामर का आपके पास नॉलेज है, आपका यूज़ आप डेली लाइफ में कैसे करते हैं, आप एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, है ना, इस तरह से आपको पढ़ना। तो ग्रामर का नॉलेज 10 तक हो जाना चाहिए पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर लिटरेचर में आएंगे। लिटरेचर में जब आएंगे तो कहानी को ही पढ़ेंगे। कहानी पढ़ करके उसका हिंदी समझेंगे, कौन सा वर्ड है, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत तरह से होता है, पैरोनिम्स भी होता है। तो इस तरह से पढ़ के हम लोग समझेंगे। और इंग्लिश की जो कक्षा है, ये जो क्लास है, बिल्कुल आप और मिल करके सफल बनाएंगे। और हम लोग वादा करते हैं कि आज से 6 महीने लगातार इंग्लिश का हम लोग क्लास करेंगे। हर 2 घंटे, हर दिन 2 घंटे देंगे इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो नेक्स्ट टू हिंदी इम्पॉर्टेंट हो गया है, और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को पता होना चाहिए हर चीज़, कंप्यूटर लैंग्वेज इंग्लिश में, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश को लेकर के आपसे कोई दिक्कत ना हो। कोई आ जाए आपके पास, भैया एप्लीकेशन लिख दीजिए इंग्लिश में, तो आप फट से लिख दीजिए। कोई किसी के पास इंग्लिश में सरकार का लेटर आया हो, नोटिस आया हो, तो वो इंग्लिश में देखना है, पढ़ाने के लिए आ जाता है। हाँ, फट फट पढ़ के उसका हिंदी बता दीजिए, हाँ भाई ये सब पूछा है। तो जो हमारे देश में जो असाक्षरता फैली हुई है, उस असाक्षरता को दूर करने के लिए हिंदी तो ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि कंपटीशन तभी हम कर पाएंगे जब तक हम लोग इंग्लिश नहीं सीख लेते। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे, और प्रयास मेरे साथ करना है और हम भी करेंगे। और आपके साथ मैं भी 6 महीने बाद फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। शशि थरूर की तरह नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ कॉमन लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली। न्यूज़ चैनल में एनडीटीवी है, वो देखिए आप, एनडीटीवी में जो इंग्लिश चैनल है वो देखिए। उसके बाद एक और चैनल है रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी का, वो भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो देखिए। इंग्लिश स्पीचेस सुनिए। तो उस तरह के इंग्लिश जो है, उसके बाद सदगुरु है, इंग्लिश में अपना वक्तव्य देते हैं, ठीक है। सदगुरु वो इंग्लिश में भी अपना बात कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसी जो यूट्यूब पर बहुत सारे इंग्लिश के आपको चैनल मिल जाएंगे, वो देखिए, वो समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अंग्रेजी को हम सीख सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। तो बच्चों, ये क्लास था, बेसिक क्लास था और इंट्रोडक्टरी क्लास था। वर्ब के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज दिया गया। तो वी विल फाइंड द वे हाउ टू लर्न इंग्लिश, है ना। वी विल व्हाट विल वी डू, वी विल प्रिपेयर ओन्स, मतलब अपने आप को हम प्रिपेयर करेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए। हमको बाहर से, दूसरे से लेने की क्या ज़रूरत है। तरह तरह का चार नियम बता देता हूँ, इंग्लिश सीख लीजिएगा। 10 पॉइंट याद रखिए, इंग्लिश सीख लीजिएगा। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। एक वीडियो देखने से कोई इंग्लिश नहीं सीखता है। 4 को जो शुरू में बताया गया तरीका, वो अपनाइए। ग्रामर पढ़िए, वर्ड पावर नॉलेज कर दीजिए, ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और नीडर बोलिए, और गलती का चिंता मत कीजिए। मैंने भी इस वीडियो में बहुत सारी गलतियां की होंगी, तो कुछ लोग गलतियों पे कमेंट भी करेंगे। तो गलती पे कमेंट करना है तो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने ठान लिया है भैया कि जिसने खाई शर्म उसका फूटा करम। इसलिए न शर्म करना है और न करम फोड़ना है। इसीलिए कहने का मतलब है कि बोलिए, स्पीक इंग्लिश, टूटा फूटा इंग्लिश बोलिए, और बोल करके ही सीख सकते हैं। देयर इज नो अदर वे टू लर्न इंग्लिश, ओनली practice is the way to write, read and speak English. So we will meet in the next video, next chapter, and we will discuss about the tense in next video, and that's it all about the video.